हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक फार्मूला सीट। थर्मोडायनेमिक्स का देखेंगे, क्लास 11th का चैप्टर है। एक फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक पढ़ने आया है तो उसको थर्म केमिस्ट्री का नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये आज फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी फार्मूला सीट्स अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं आप उनको, जैसे लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी कि इलास्टिसिटी। इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो जाके उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ओके, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यार स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस ताकि आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? जैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता था और जैसे सिंपल नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता था। रोटेशनल में टाउ नेट जीरो होता था और उसमें एफ नेट जीरो होती थी। तो ऐसी है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर कोई बॉडीज़ हैं तो वो बॉडी हमने कितनी अनंत काल तक रख दी, इन्फानाइट टाइम तक भी रख दी, तो उसका टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर वही रहेगा, उसका मास वही रहेगा, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। जो स्टेट वेरिएबल्स हैं लगभग लगभग सेम वही रहेंगे। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब अकेला रख दिया और एडियाबैटिक वॉल्स लगा दी हमने, उस पर इंसुलेटिंग वॉल लगा दी, एडियाबैटिक वॉल भी कहते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री लगा दी ताकि उसका हीट एक्सचेंज भी ना हो सके। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस भी ऑल्सो, मतलब सारे ही प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर होंगे। ओके, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा पी सारे जीरो होंगे और डेल्टा क्यू भी जीरो होगा। ओके, तो उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो कई लोग ऐसे समझाते हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। उनका टेम्परेचर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कैन बी और कैन नॉट बी। ओके, तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिर्फ उनका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो चेंज, उनका टेम्परेचर चेंज ना हो, उनका प्रेशर चेंज ना हो, मास चेंज ना हो और वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र उनके अंदर ना हो। तो दो दो बॉडीज़ जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी ले रखी है। ए का जो टेम्परेचर टी है, मास एम ए, प्रेशर पी ए और वॉल्यूम वी ए है। तो ऐसे यहाँ पे जो बी है, जो बी सिस्टम ले रखा है, तो बी टी बी, एम बी, पी बी एंड वी बी ये सारे उसके स्टेट वेरिएबल्स हैं और इनका जो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एडियाबैटिक बाउंड्री लगा दी है, एडियाबैटिक बाउंड्री बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये अलग अलग हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में हम जब तक चाहें तब तक इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो सिस्टम के बीच में भी हो सकता है, अगर उनका टेम्परेचर सेम ना भी हो, तो सेम हो तब तो होगा ही। ओके, सेम ना भी हो तो भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। इसका स्टेटमेंट ये होता है कि अगर इफ़ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड अनदर बॉडी, देन दीज टू बॉडी आर देन दीज टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर कोई दो बॉडीज आपस आपस में किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, तो ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या है कि दीज टू बॉडी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वो दो बॉडी ऑल्सो किस में होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने ए का टेम्परेचर टी ए और सी का टेम्परेचर टी सी है, तो ए और सी का टेम्परेचर सेम है और सी और बी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, तो ए और बी भी किस में हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। मीन्स हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी उसकी वैल्यू होगी 1/2 kT। ओके, तो 1/2 kT, तो के का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ओके, तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एन क्या है? सोडियम। एन है एवोगैड्रो नंबर। ओके, एन है एवोगैड्रो नंबर और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इनको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू के। के मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो 1 मोल के लिए आता है, 1 मोल
वन मॉलिक्यूल के लिए, मोल नहीं, ओके, वन मॉलिक्यूल है, पूरा नहीं लिखा है तो वन मॉलिक्यूल है। तो 3/2 kT, 3 क्या है यहाँ पे है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, वो होती है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, ओके। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सारे क्या हैं, मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। तो मतलब एक ही एटम वाले हैं ना, जैसे H2, N2, O2 क्या है, डाई एटॉमिक। और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, ओजोन हो गया, O3 आ गया अपने पास, ओके। तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो U होता है F/2 kT आ गया। अब हमने अगर एक मोल के लिए निकालना है, एक मोल के लिए निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो जब एवोगैड्रो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 kT इंटू Na, तो K और Na मिलके क्या हो गई, R बन गई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। तो ये 1 मोल के लिए आ गया। अब हमने निकालना है L मोल के लिए, N मोल के लिए। N मोल के लिए N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N F/2 RT, ओके। F/2 R also denoted by CV. CV is the molar specific heat capacity at constant volume, okay। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको कहते हैं। अभी समझाऊंगा मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ओके। आप इसको याद रखिए अभी, N F/2 R इंटू टी। तो अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रीडम, ओके। मतलब कोई डिग्री, मतलब इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इसमें जैसे मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, और ट्राई या पॉली एटॉमिक गैस है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी जब इनको हीट किया जाता है, या कुछ भी जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। तो उस टाइम जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी के जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं उनको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। उनका जो सम होता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे ये वो एक मॉलिक्यूल है तो ये एक्स में भी रोटेट कर सकता है, वाई में भी रोटेट कर सकता है, और जेड में भी रोटेट कर सकता है। तो ये तीनों में रोटेट कर सकता है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है, ओके। ऐसी डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया तो ये एक्स, वाई और जेड एक ही है, इसमें नहीं कर सकता। देखो अभी इधर से इधर को घूमेगा, ओके। तो ये टोटल जोड़ के 5, इसमें 5 काइनेटिक टर्म इन्वॉल्व होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 5 आती है। ऐसी आती है पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैसेस की होती है 6, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी के इंडिपेंडेंट टर्म्स आते हैं। अब आता है जो यू को हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, ओके। यू को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैस, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। और सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड नहीं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ओके। इसलिए जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ओके। काइनेटिक एनर्जी उसकी बीच की कड़ी है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी इज N/N इंटू F/2 इंटू R इंटू टी। अगर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, du/dt N F/2 R और T का हो जाएगा 1, ओके। और यहाँ से अगर मैं dt इधर ले जाऊँ तो N F/2 इंटू R इंटू टी आ गया du की वैल्यू। तो डेल्टा यू भी लिखते हैं, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू फॉर n मोल्स इज N इंटू F/2 R इंटू डी टी, ओके। एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ओके। आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम, ओके। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, मीन्स फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, ओके। ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हीट और वर्क हैं वो पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, ओके। हीट और वर्क पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स रास्ते में चेंज हो जाएंगे वो, ओके। जैसे ये कोई पीवी का ग्राफ है, ये वी का है और ये प्रेशर पी का है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से मैं चला पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे जाना है मेरे को, ओके। तो पॉइंट बी पहली और आखिरी कंडीशन पे ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी, ओके। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस जगह से गई, जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट होता था, ऐसी इंटरनल एनर्जी भी है, वो फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ओके, ठीक है। जबकि जो हीट और वर्क है वो
पूरे रास्ते पे डिपेंड करेगी कि आप कहाँ से कहाँ गए, ओके, कैसे ग्राफ गया है, ओके। और ऐसे ही इस ग्राफ के अंदर का जो कर्व आता है, ये वाला जो कर्व आता है, इसको वर्क से डिनोट करते हैं, ओके। वर्क होता है पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी वहाँ पे भी समझा दूंगा मैं आपको अभी जब वर्क का करेंगे हम। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। और साइक्लिक प्रोसेस, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ये वी है, ये पी है, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मीन्स यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक गया, और बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट पे ही आ गया। जब ये ए पॉइंट पे आ गया तो इसका जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल भी कहाँ पे है, यहीं पे है, ए पे, और यू इनिशियल भी ए पे ही है, तो जीरो आ जाएगा, ओके। तो यू डेल्टा यू इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, डेल्टा यू इसको कहते हैं, ओके। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और इंटरनल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, उसमें उसके सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, जितनी भी एनर्जी होती है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, ये सारी एनर्जीज क्या होती हैं, एसोसिएट होती है। और ये सारे एनर्जीज का सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल्स की, किसी पदार्थ की इंटरनल एनर्जी का, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है कि उसके अंदर कितने काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर, जितनी चीज़ें हैं, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन, जितने भी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सारे पोटेंशियल एनर्जी का योग होगा, उसमें सारे जुड़ जाएंगे, ओके। तो उसको कहते हैं डेल्टा यू, ओके। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में जितनी बातें करें ना उतना कम है मेरे लिए, ओके। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होते हैं, अब पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने आइजोथर्मल, आइजोबारिक आपको पहले कहा। तो आइजोथर्मल क्या होता है, व्हाट इज आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस है, हमने वो प्रोसेस पूरा कर दिया, और उस प्रोसेस के अंदर जितना सिस्टम का, पहला सिस्टम था, यहाँ पे कोई वीकर है, मैंने यहाँ पे कोई वीकर ले लिया, इसके थ्रू समझा रहा हूँ। और मैंने ये क्या किया, यहाँ पे कोई, इसको मैंने 2 मिनट तक रखना है, ओके। इसके अंदर कोई चीज़ें हैं, कोई भी पदार्थ है इसके अंदर, दूध, पानी, तो एक सिस्टम है ये, ओके। अब इस सिस्टम में एक प्रोसेस किया जा रहा है, कोई भी प्रोसेस करूँगा मैंने थोड़ा पानी निकाला या कुछ भी किया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है पहले, तो बाद में भी वो 20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ओके। 20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। उसका टेम्परेचर चेंज बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। या तो मैंने इसके नीचे से हीट कर दी, ओके, हीट कर दिया इसको। अब क्या हुआ कि ये हीट होता गया होता गया होता गया, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस का इनिशियल टेम्परेचर था, तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ा इसका टेम्परेचर, उसके बाद ये बाहर से अपनी और क्या किया, कूलिंग खींच के आया, और इसने बाहर थोड़ी हीट दे दी, इसने बाहर हीट दे दी, तो इसका जो हुआ टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा फॉल हो गया, टेम्परेचर फॉल हो गया, तो जो फाइनल टेम्परेचर था वही इनिशियल टेम्परेचर भी हो गया, इनिशियल टेम्परेचर जो था वो फाइनल टेम्परेचर हो गया, ओके। उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो पी वी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K आ जाएगा, और सम कांस्टेंट K की जगह पे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ऐसे ही P3 V3 कितने भी कर सकते हैं, ओके, आगे को। तो बॉयल्स का लॉ भी इसी पे डिपेंडेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। अब किसी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या काम हो सकता है। कोई आइडियल गैस है, मैंने बताया कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ओके। तो उसकी जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो क्या हुई, आइडियल गैस की सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसमें डेल्टा यू भी जुड़ा जाता है। अगर कि हमने किसी प्रोसेस में, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। उसकी मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी होगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी को ई से भी डिनोट किया जाता है, ओके। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है वो पी ऊपर को है और वी ये है, तो ये होता है ऐसे स्लोप, ओके। आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रेशर कांस्टेंट है ना, सेम चल रहा है आगे की ओर। और आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, ओके। ऐसे आएगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है आइसो, आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, आइसो थर्मल हो रहा था ना वहाँ पे, जैसे आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। और बारिक, बारिक का मतलब क्या होता है, बार किसकी है, बार है प्रेशर की यूनिट, तो आइसो माने सेम, प्रेशर, बार माने प्रेशर, तो आइसो बारिक प्रेशर, सेम
सेम प्रेशर वाला प्रोसेस, मीन्स जहाँ पे प्रेशर चेंज ना हो, चेंज इन प्रेशर इज जीरो। ओके, इतना आएगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। और जैसे मैक्सिमम रिएक्शन होती है अपनी केमिस्ट्री में, तो वो सारी क्या होती हैं, आइसोबारिक रिएक्शन के ऊपर होती हैं। आइसोबारिक होता है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होता। तो अब आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। कई लोग इसको आइसोचोरिक, लेकिन आइसोचोरिक नहीं, आइसोकोरिक पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसो माने सेम, कोरिक माने वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक प्रोसेस माने सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। अब आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि भाई हीट एक्सचेंज होनी नहीं चाहिए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन हीट एक्सचेंज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लगती सेम है लेकिन अलग अलग हैं। ओके, तो हीट कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा क्यू विल बी जीरो, चेंज इन हीट विल बी जीरो। अब ये पी है ग्राफ, पी भी ग्राफ है। तो पी भी ग्राफ में क्या है, पी भी ग्राफ में ये आइसोकोरिक था, ये आइसोबारिक था, यहाँ पे हमारे पास आइसोथर्मल था। तो एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है वो आइसोथर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, इसको मैं समझाऊंगा कि एडियाबैटिक, जो एडियाबैटिक स्लोप होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। माइनस में आता है गामा, ओके, क्योंकि ये माइनस में है ना, ये एंगल माइनस में है। ओके, अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसा आता है अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस क्या होते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं पहले बताता हूँ आपको। इस पर आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। दो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मल, और एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू बाई एम डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ मॉलिक्यूल बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस। ओके, यूनिट मास ऑफ मॉलिक्यूल बाई यूनिट मास ऑफ मॉलिक्यूल या यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज मीन्स किसी चीज़ की 1 ग्राम, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे वाटर है, वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। तो 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि वाटर के 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल की एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, अब आता है यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी और C इज इक्वल्स टू Q बाई एम डेल्टा टी। Q इज हीट, M इज मास एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, और C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आता है यहाँ पे डेल्टा टी इज जीरो। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी जीरो हो गया, तो ये जीरो आ जाएगी। तो किसी को भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन्फिनिटी, और एडियाबैटिक प्रोसेस में तो यही जीरो हो जाएगा। तो एडियाबैटिक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो किसी भी गैसेस की, आज से किसी भी गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रेंज कितनी होगी, वो हो गई जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, माइनस में नहीं होगी। ओके, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी किसी भी गैसेस की। अब आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये छोटा वाला सी भी है, ठीक है। अभी बड़ा वाला भी बताऊंगा जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स आइसो कोरिक प्रोसेस। तो सी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल्टा टी या क्यू बी इज इक्वल्स टू एम सी बी डेल्टा टी। ऐसे ही आता है कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आता है कि कांस्टेंट प्रेशर सी पी इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, या क्यू पी इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर। ओके, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आता है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है, देखो। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सबस्टेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी सबस्टेंस के 1 मोल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी।
उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, और एन क्या है, मोल है, यहाँ पे एन मोल है, वहाँ पे एम था, नीचे मास था। ओके, तो क्यू बाई एन डेल्टा टी, और सी बी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सी पी इज इक्वल्स टू क्यू बाई एन डेल्टा टी और सी पी एंड सी वी। ओके, समझ में आ गया होगा। और क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू डिपेंड करेगा, क्यू की वैल्यू सिंपल लिखेंगे तो कितना आएगा, क्यू की वैल्यू सिंपल लिखेंगे तो एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में। तो एन सी डेल्टा टी आ गया, तो सी जिस टाइम कांस्टेंट प्रेशर होगा वहाँ पे पी लगा देंगे, और जिस टाइम वॉल्यूम होगा वहाँ पे बी कर देंगे। ओके, अब आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो सबस्टेंस का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका मोलर मास से जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको निकल के आता है। ओके, इसको मैंने ऐसे निकाला कि सी ले गया, ये कैपिटल सी भी है, ये भी कैपिटल सी पी है, वहाँ पे जो मास वाला था वो था स्मॉल सी वी एंड स्मॉल सी पी, स्मॉल सी पी। अब क्या, मैंने कैपिटल सी से स्मॉल सी को, कैपिटल सी को स्मॉल सी से डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्यू बाई एन डेल्टा टी अपॉन क्यू बाई एम डेल्टा टी, डेल्टा टी और क्यू कैंसिल हो गए। अब क्या है हमारे पास, एम बाई एन आ गया, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन मास, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, मोलर मास आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि मैंने ऐसे भी डिनोट किया है, जैसे मैं इसको एन कह रहा हूँ, ओके, क्योंकि मोल वाला है ना, तो एन सी एन इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सी एम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सबस्टेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस। ओके, अब सी बी इज इक्वल्स टू एम सी वी, सी पी इज इक्वल्स टू एम सी पी, छोटा वाला सी पी। अब आता है सी बी की वैल्यू आती है एफ बाई टू आर, आपको पहले भी बता दिया। और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन। ओके, क्या, मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन इसको कहा जाता है। तो जब मेयर्स रिलेशन इसको कहते हैं तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर आएगा। सी बी की वैल्यू है आर, एफ बाई टू आर, तो सी पी की कितनी आ जाएगी, एफ बाई टू आर प्लस आर। ओके, एफ बाई टू आर प्लस आर, तो सी पी की वैल्यू आर कॉमन करके बाहर कर दिया, तो एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, इतना आ गया सी पी की वैल्यू। अब आता है सी पी बाई सी बी, सी पी बाई सी बी का रेशियो आता है गामा के बराबर, गामा से डिनोट करते हैं सी पी बाई सी बी। गामा ये वो इलास्टिसिटी वाला नहीं है। ओके, ये यहाँ पे ये अलग गामा है, तो सी पी बाई सी बी इज इक्वल्स टू गामा, गामा को ये यहाँ पे सी पी की वैल्यू रखूँगा तो कितनी आएगी, एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन एफ बाई टू आर सी वी की वैल्यू इज इक्वल्स टू, इनको कैलकुलेट करने पर आता है वन प्लस टू बाई एफ। अब आता है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है, एफ की वैल्यू होती है तीन, तीन रखेंगे तो गामा की वैल्यू 1.66 आ जाती है। और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए एफ की वैल्यू होती है 5, 5 रखेंगे तो कितने आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आ जाता है 1/1.4। और जब पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए रखा जाता है तो वहाँ पे 6 रखा जाता है, तो 1/3, तो टोटली 1.33 आ गया इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करने पर आता है, जो गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस है वो गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस से ज़्यादा है, और डाई एटॉमिक गैस का गामा पॉली एटॉमिक गैस के गामा से ज़्यादा है। तो गामा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा ऑफ पॉली एटॉमिक गैसेस। आ गया होगा आपको, आई होप। अब आता है यहाँ पे वर्क डन। वर्क डन क्या है वर्क डन का मतलब होता है कि भाई किसी प्रोसेस में कितना वर्क डन किया गया है। अब यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में वर्क डन की डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, क्योंकि वो केमिस्ट्री वाले में लिया जाता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यहाँ पे लिया जाता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और केमिस्ट्री में जो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव होता है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव होता है। क्योंकि फिजिक्स में क्या चाहिए होता है, हमको किसी मशीन से काम चाहिए होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम ने हम पे कितना काम किया, हमारे लिए कितना काम किया, उसको कहते हैं पॉजिटिव यहाँ पे। ओके, और किसी सिस्टम पे हमने कितना काम किया उसको कहते हैं निगेटिव फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव।
किसी सिस्टम पे हम कितना काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं वहाँ पे। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, क्योंकि ये वहाँ पे बैलेंस करने के लिए भी होता है, बैलेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू, मीन्स जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का सम है। तो वहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे होता है हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू। वहाँ पे ये होता है कि भाई हम किसी पदार्थ की इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम उसका हीट बढ़ा दें या तो उस पर कोई वर्क कर दें, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या तो कोई वर्क कर दें या तो हीट बढ़ा दें, तब किसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा तो उसके द्वारा उतनी ज़्यादा हीट दी जाएगी। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम, उस पर मतलब जिस पे जितनी हीट देंगे, किसी सिस्टम को हम जितनी हीट देंगे उसके द्वारा उतना कार्य किया जाएगा, और जितना उसने कार्य किया, जितनी एनर्जी से उतना उसने कार्य किया, वो एनर्जी तो उसकी कार्य करने में वेस्ट होगी, वेस्ट भी नहीं हुई, कार्य हो गया उस एनर्जी से, लेकिन जो बची हुई एनर्जी है उससे उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, उसने अपनी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। ये इसका मतलब होता है यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी हीट बर्बाद नहीं जा रही है। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसे, मतलब इसका फेलियर क्या, फेलियर भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहाँ पे लैग मार गई, ओके, लैग कर गई कहाँ पे, जैसे गेम लैग करता है ना, ऐसी लैग कर गई थोड़ा, क्योंकि जो पूरी हीट है वो पूरा ही वर्क में हो नहीं सकता ना, और पूरा वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो है पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी एंड क्यू इज एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, अब आता है वर्क डन इन आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस मीन्स डेल्टा टी इज जीरो, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ भी वैलिड होगा, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, पहले ही बता देता हूँ, P2 V2 यहाँ पे लिखा है मैंने, P2 V2। अब आता है वर्क डन इन आइजोथर्मल प्रोसेस NRT लॉग E बेस V2/V1, V2/V1। अब V2/V1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आएगी, P1/P2, मैंने पुट कर दी यहाँ पे P1/P2। वर्क डन इन आइजोथर्मल प्रोसेसेस NRT लॉग E बेस P1/P2, या इसको 10 बेस में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 NRT लॉग 10 बेस P1/P2, या P1/P2 की जगह पे V2/V1 भी रख सकते हैं। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास जो, क्योंकि ये तो है ई बेस में, अब हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखेंगे इसको, जैसे NRT लॉग लिख रहे थे ना, NRT लॉग, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT है, तो PV इज इक्वल्स टू NRT है, तो P1V1 बराबर NRT, और P2V2 इज इक्वल्स टू NRT, क्योंकि P1V1 और P2V2 सेम है, तो NRT तो वैल्यू होगी इसकी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आइजोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो सेम होगा ना, T1 T2 नहीं रख सकते यहाँ पे हम रखेंगे टी ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे T0 रखेंगे तो यहाँ पे भी T0 रखेंगे, टी रखेंगे तो T1 रखेंगे तो T1 ही आएगा यहाँ पे भी। ओके, क्योंकि ये आइजोथर्मल प्रोसेस है तो P1V1 लॉग E बेस P1/P2, या P2V2 लॉग E बेस P1/P2, और ऐसे ही लिख सकते हैं P1V1 लॉग E बेस V2/V1 और P2V2 लॉग E बेस V2/V1। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। जैसे जैसी कंडीशन दी होती है, पूरे कंडीशंस हैं, ओके, कि कैसी कंडीशन हमको कहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। अब आता है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन होता है P(V2) गामा इज कांस्टेंट, या P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P3V3 की पावर गामा, जैसा सिस्टम है हमारे पास। ओके, तो गामा है CP/CV, ओके, CP/CV है यहाँ पे गामा। अब आता है जो स्लोप होता है, मैंने आपको समझाया था कि जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है वो आइजोथर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे था ये था हमारे पास P, ये था हमारे पास B। प्रेशर है तो आइजोबारिक या आइजोकोरिक यहाँ पर आ गया हमारे पास, या आइजोथर्मल प्रोसेस आ गया। ओके, ये आइजोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ हमारे पास आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसकी स्लोप हमको थोड़ा ज़्यादा दिख रही, तो कितनी ज़्यादा है वो आती है हमारे पास, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज माइनस गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइजोथर्मल।
ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस माइनस गामा टाइम्स। ओके, तो डी पी बाई डी वी, कई लोग कह रहे होंगे डी पी बाई डी वी को स्लोप क्यों कह रहे हैं, तो टेन थीटा होता है डी पी बाई डी वी, जिसको एम से डिनोट करते हैं मैथ्स में, और इसको कहते हैं स्लोप। ओके, समझ में आ गया होगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं। जो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास एन आर वन माइनस गामा, एन आर बाई वन माइनस गामा इंटू टी टू बाई टी वन, या एन आर वन माइनस गामा, एन आर बाई वन माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। अब जो होता है कि एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसको हम थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे लगा के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ओके, Q तो जीरो है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये इधर आ गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह साइन लगा दिया, मतलब माइनस साइन इस पे लगा दिया, तो गामा वन माइनस गामा था यहाँ नीचे, तो गामा माइनस वन हो गया, तो एन आर बाई डेल्टा टी, एन आर बाई गामा माइनस वन इंटू टी टू बाई टी वन, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम इससे एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब आता है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है ना, कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में होता है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस फंक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इनके बारे में जितना बात करें उतना कम है। स्पॉन्टेनियस फंक्शन क्या होते हैं कि जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, जैसे दुनिया में कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस माने कोई प्रोसेस है हम अपने आप तो नहीं हो रहा है लेकिन उसको करा रहे हैं हम ज़बरदस्ती। जैसे हम पानी का नीचे की ओर बहना, क्या हुआ, फ्लो होना, पानी का जो लिक्विड होता है उसका नीचे की ओर फ्लो होना, क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस फंक्शन हुआ ना, अपने आप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है ना, तो स्पॉन्टेनियस फंक्शन हो गया दुनिया के लिए। अब जो नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शन होता है वो क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शन कि पानी ऊपर को जा रहा है भाई, पर्वत से ऊपर की ओर जा रहा है पानी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शन है, अपने आप तो नहीं जा रहा होगा ना, किस कोई करा रहा है उसको या तो। ठीक है, जैसे पंप है, पंप से ऊपर को पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसको, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन हम उसको स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती हम उसको ऊपर क्यों डाल रहे हैं वो पानी को। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस फंक्शन। और जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है पानी की ऊपर से नीचे की ओर, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, तो यार ये है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो फंक्शन अपने आप खुद हो रहा है। ओके, जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो फंक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, जो प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है उसको कराया जा रहा है। और स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ये केमिस्ट्री में मतलब पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा चैप्टर ही स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है। मीन्स स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए हम पहले लेते हैं किसका, इंथैल्पी का सहारा, डेल्टा एच का सहारा लेते हैं। उसके बाद इंथैल्पी से नहीं हो पाता तो एंट्रोपी का लेते हैं, एंट्रोपी से भी नहीं हो पाता, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, कि कितनी रैंडमनेस है फ्लूइड हो रहा है, जैसे आइस से लिक्विड बन रहा है तो रैंडमनेस, उसके मॉलिक्यूल कितने रैंडम होते जा रहे हैं। ओके, तो उससे भी नहीं होता है, तो लास्ट हमारे पास बचता है वो बचता है गिब्स फ्री एनर्जी, जी इक्वल्स टू एच माइनस डेल्टा टी एस होता है वहाँ पे। ओके, एच माइनस डेल्टा टी एस, एच इज एंथैल्पी एंड टी इज टेम्परेचर एंड एस इज एंट्रोपी। ओके, तो ये है कि वहाँ पे सारा स्पॉन्टेनिटी के ऊपर है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो केमिस्ट्री में आपको स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के भी बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ओके, इस उस चैप्टर में यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो स्पॉन्टेनिटी क्या कहती है कि ऑल हीट कैन बी नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कोई भी वर्क है हम उसको हीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क है हम उसको हीट में चेंज कर सकते हैं, सारा का सारा वर्क, लेकिन सारा का सारा हीट वर्क में चेंज नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ओके, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्लू, मतलब जो हीट बढ़ रही है, जैसे सारी हीट वर्क में ही नहीं जा रही है क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में भी कुछ जाएगी। ओके, कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और कुछ वर्क भी होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है हमारे पास कैरनॉट हीट इंजन। यहाँ पे कैरनॉट हीट इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो कैरनॉट हीट इंजन है, कैरनॉट ने एक हीट मतलब एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन क्या किया, एक्सप्लेन किया है, उसको बनाया है, मतलब बनाया भी नहीं है लेकिन उसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा हीट इंजन सबसे इफिशियंट इंजन होगा जिसकी इफिशियंसी वन होगा जो 100% वर्क डन देगा हमको।
तो इसमें 3 चीज़ें होती है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक और एक होता है इंजन। ओके, सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, और सिंक का कम होता है टेम्परेचर सोर्स से। ये इंजन है, जब हम सोर्स से यहाँ पे हीट देंगे तो कोई हीट यहाँ से Q1 हीट हमने यहाँ से दे दी और Q2 हीट सिंक में चलेगी। ओके, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, सिंक में चलेगी। तो जो बची हुई हीट है वो वर्क डन के लिए चलेगी, मतलब बची हुई हीट के द्वारा वर्क डन हो गया। तो वर्क डन किससे हो रहा है? उस हीट मीन्स, जैसे हम हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उनका परसेंटेज निकालते हैं, जितने मार्क्स हमको मिलते हैं, जैसे 500 में से 400 मार्क्स मिल गए तो अपॉन 500 गुणा 100 कर देते हैं हम उनसे, ठीक है। तो परसेंटेज आ जाता है हमारा कि 90%। कितना है हमारे पास? जीरो जीरो कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाता है 80%। ओके, तो 80% हमारे पास आ जाता है। तो 80% मीन्स हमारे 80% मार्क्स आए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आता है कि कितना परसेंट ये वर्क डन कर पाएगा, मीन्स कितना परसेंट जो हीट जाएगी वो वर्क डन के लिए जाएगी, उसको कहते हैं इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन। ओके, तो वर्क डन अपॉन हीट गिवन मीन्स जो एक गिवन टोटल हीट दे रखी है, जैसे हमने मिले हुए मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स किए थे ना इंटू 100, ऐसी ही है कि जो हीट गया वर्क डन के लिए Q1 माइनस क्यू टू अपॉन जो हीट गिवन टोटल कितनी थी, Q1 था, इंटू 100। तो ऐसे इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। और अगर इसको सिंपल निकालेंगे तो कैसे, इसको W से डिनोट करेंगे। ओके, और W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 हो जाएगी। अब अगर हम इसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे तो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इसको Q1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे T1 हीट यहाँ से दी और T2 हीट इसकी थी, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 आ गया। तो ऐसे ही आ जाता है हमारे पास 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ओके, तो ये हो गया, इतना आ गया है। और T1 बाई T2 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई Q1 या T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q2। इसको कहते हैं कैरनॉट थ्योरम, कैरनॉट थ्योरम भी इसे कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो में इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके बारे में, आपको कहीं पे नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमको मेल भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।